हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की, एंड दैट इज डीबगिंग ऑफ जावा कोड। अब डीबगिंग का रोल क्या है? नॉर्मली बग्स का मतलब क्या होता है? एरर्स। जब हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो कई तरह की एरर्स को रूटीन में हम फेस करते हैं। एक बड़ी आसान एरर आपने सुनी होगी, कंपाइल टाइम एरर, या जिसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर का थॉट हम सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर हमने सेमीकोलन प्रॉपर नहीं लगाया, कोई वेरिएबल आपने यूज़ किया, उसको डिक्लेयर नहीं करा, उसका टाइप आपने नहीं बताया कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, डबल कोट्स आपने स्ट्रिंग में स्टार्ट किया, डबल कोट से टर्मिनेट नहीं कर पाए, या कोई मॉड्यूल, कोई फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो, कोई क्लास आप यूज़ कर रहे हो और उसको हमने प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं करा हो, अगर वो जावा की किसी लाइब्रेरी को बिलोंग करती है तो ये एरर्स को हम लोग रूटीन में सॉल्व कर लेते हैं। बड़ी आसानी से पता लग जाता है कि हाँ, सिंटेक्स एरर है, लाइन नंबर को लेके क्लैरिटी आ जाती है, और एक समय के बाद सिंटेक्स एरर आना बंद भी हो जाती है प्रोग्रामिंग में। जब आप थोड़ा सा, अभी जिस लेवल पे हम आ चुके हैं, लूप के हमने एक दो प्रोग्राम बना लिए हैं, शुरू के लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो आज ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है ताकि हम डीबगिंग की प्रोसेस को समझ पाएँ। बग्स बेसिकली होते हैं कि जब आप सपोज लॉजिकली कोई एरर आती है अगर आपके प्रोग्राम में, अरे आप कोई प्रोसेस डिफाइन करते हो और आप चाह रहे थे कि मैं एन नंबर्स का सम कर लूँ, सम के बजाय मैंने प्रोडक्ट वाला कोई साइन लगा दिया। जब रिजल्ट आएगा तो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा नहीं आपको। तो फिर हम लोग चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मैंने कहाँ पर गलतियाँ करी हैं। हालांकि अभी तो बहुत छोटे एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ, लेकिन जब प्रोग्राम साइज़ बड़ा होता है, आपकी नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा है कोड में, तो फिर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जितना प्रॉपर डीबगिंग का अप्रोच हमारा होगा, उतने अच्छे हम प्रोग्रामर बनेंगे। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि 100% आप फुल प्रूफ कोड लिखोगे हमेशा। याद करके कोडिंग नहीं हो सकती। कुछ सिंपल प्रोग्राम्स को आप प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो कि ठीक है, वन टाइम मैंने पेपर पे लिख दिया, किसी एडिटर पे लिख दिया, आईडी पे लिख दिया और जाके चल गया प्रोग्राम। लेकिन जब आप कोई नई प्रॉब्लम के साथ डील करोगे, हो सकता है पहली बार में आपका डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको डिबग कैसे करोगे? चीज़ों को समझोगे कैसे कि इनपुट कैसे लिया है, कब कौन सी वैल्यू प्रोसेस कर रही है, या मैं किस फंक्शन में जा रहा हूँ, उस फंक्शन से रिजल्ट मेरे पास आया नहीं आया। ये सारी चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं डीबगिंग प्रोसेस में। तो जब हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वीएस कोड हो या डिफरेंट एडिटर हो, हर आईडी के साथ में आपको डीबगिंग की प्रोसेस अवेलेबल होती है, ताकि आप एक बेटर प्रोग्रामिंग अप्रोच डेवलप कर पाओ। आप अपने प्रोग्राम में अगर कोई बग फाइंड आउट करते हो तो उसको आप इजीली रिजॉल्व कर पाओ, सॉर्ट आउट कर पाओ। ये चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल से एग्जांपल के साथ। मैं एक एक वैल्यू पर वॉच लगा सकता हूँ, ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर सकता हूँ अलग अलग प्रोग्राम में। तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको ये सुविधा देता है कि आप प्रोग्रामर के रूप में अपनी वर्किंग शुरू करो, क्योंकि अब आप लूप समझ चुके हो। तो हम यहाँ पर अब कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे कि आपको अगर अपनी प्रोसेस को रिपीट करना है, या आपने लूप लगाया था तो चल कैसे रहा था, वो स्टेप बाय स्टेप उसकी वैल्यू कैसे अपडेट हो रही थी। सारी अपडेटेड वैल्यू को अगर ऑब्जर्व करोगे, वॉच लगा लोगे, तो आप पता कर पाओगे कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है, कहाँ पर मेरी प्रॉब्लम में बग आ रहा है, कहाँ पर मेरा वैल्यू या आंसर अपडेट हो रहा है, वो डिज़ायर्ड वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी प्रोसेस के लिए आज हम बात करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड पर जाकर एक सिंपल सा प्रोग्राम जो हमने बनाया भी है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वाइल लूप के साथ में बना चुके हैं अपन। उसी को कोड को लिखना है बना के, और इसी को डिबग करने की कोशिश करते हैं अपन। डिबगिंग की प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पर हम क्या देखा था? हमने आई को 1 लिया था और सम को हमने कितना कर दिया था? 0। याद होगा आपको कि हमने कोड क्या लिखा था? वाइल आई लेस देन और इक्वल टू एन, सम असाइंस सम प्लस आई, और आई को हमने इंक्रीमेंट किया लूप में, याद होगा आपको पूरा। और बाहर आने के बाद हमने क्या किया था? सम आपने प्रिंट कर दी। ये अभी तक की हमारी प्रोसेस है पूरी। अच्छा, इसको डायरेक्ट रन करते हैं हम तो रिजल्ट मिल ही जाता है। मैं एक बार रन कर लेता हूँ कोड को। यहाँ पर ये नॉर्मल रन है हमारा, जो रूटीन हमने वैल्यू दे दी 5, उसने सम दे दी 15। अभी आई कैसे? अगर मैं सपोज वैल्यू दे रहा हूँ 7 और आप चाहते हो कि मैं ट्रेस करूँ रिजल्ट को प्रॉपर,
तो ट्रेसिंग करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है डीबग, याद होगा, या फिर VS कोड में ये साइन दिख रहा है रन एंड डीबग, ये ऑप्शन है। रन डीबग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेंगे कि मैं वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कर पाऊँ। देखो यहाँ पर एक दिख रहा है, ये लाइन जो आ रही कोड की, इसके पास में रेड मार्क आ रहा है, दिख रहा है, ये ब्रेक पॉइंट है। मैं जहाँ जहाँ चाहूँगा वहाँ ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ। मैंने इस लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया n की वैल्यू पे, तो ये ब्रेक पॉइंट में n की वैल्यू ऑब्जर्वेशन में आ जाएगी, i की वैल्यू, सम की वैल्यू आ गई। और हर बार आप देखोगे कि हम वॉच लगा के भी सम की वैल्यू को प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये मैंने रेड मार्क कर दिए, देखो आप, ब्रेक पॉइंट, ताकि मैं इन पॉइंट्स पर प्रोसेस को चेक कर पाऊँगा। तो जैसे ही मैं अब डीबग की शुरुआत करता हूँ, यहाँ भी क्लिक कर सकते हो आप, यहाँ भी डीबग कर सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ क्लिक कर दो आप। F5 भी प्रेस कर सकते थे डायरेक्ट। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, अब सबसे पहले कंट्रोल सीधे ब्रेक पॉइंट पे आ गया। मतलब आपको जहाँ पर डाउट है वहाँ से आप ब्रेक पॉइंट लगा दो सारे, हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगा। इसके पहले के पार्ट को ये डायरेक्ट प्रिंट हो गया रिजल्ट में। अब आप देखो कि जैसे ही स्कैनर की वैल्यू मांगी है, क्या होगा, यहाँ ऊपर देखना आप, सबसे पहले स्टेप ओवर, ये एक एक स्टेप मूव करेगा आपको। ये स्टेप इनटू, ये फंक्शन में यूज़ करेंगे। अभी चूंकि हमने फंक्शन से इंटरेक्शन नहीं पढ़ा है, मेथड टू मेथड। स्टेप आउट, ये मेथड से बाहर आने के लिए, स्टेप इन मतलब मेथड में एंटर होने के लिए। ये दो हम लोग मेथड के साथ बाद में पढ़ेंगे। ये रीस्टार्ट के लिए, स्टॉप करने के लिए। और ये F5 से मैं डायरेक्ट शुरू कर सकता था, डीबग पे क्लिक नहीं करता तो F5 दबा सकता हूँ, या यहाँ पर इस आइकॉन पे क्लिक कर सकते हो आप जाके। अब जैसे ही मैंने स्टेप ओवर किया, देखना यहाँ पर F10 से भी कर सकते हैं अपन। अब स्टेप 10 क्या हो गया, वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर 5 और एंटर। यहाँ देखना अब इधर, ये n की वैल्यू 5 आ गई मेरे पास, और आपके ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इस पार्ट को, ये 5 दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ये इस वैल्यू में n की वैल्यू 5 शो हो गई डीबगिंग में। एक एक करके आप ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पर। अच्छा, मैं वॉच में चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ, हमने यहाँ लिख दिया सम। हम जिस वेरिएबल पे वॉच करना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी सीक्वेंस में हम सम करना चाह रहे हैं कंटिन्यू। आप स्टेप ओवर, ये जो बटन है दिख रहा है सेकंड नंबर, स्टेप ओवर F10, इसको क्लिक करा मैंने, कहाँ आ गए हम, सम 0। देखना उधर I1 आ गया, दिख रहा है ऊपर लेफ्ट साइड में ब्रेक पॉइंट पे। अब देखो जैसे मैंने सम को 0 करा, ये वॉच वाले वेरिएबल की वैल्यू भी 0 आ गई, और यहाँ n, i और सम तीनों की वैल्यू 0 आ गई। ARGS में क्या मिला, स्ट्रिंग 0, मतलब वहाँ पर अभी कोई चूंकि कमांड लाइन से डेटा सप्लाई नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिला हमको यहाँ पर। क्लियर है केस। अब देखना कंडीशन आती है कि N5 I1 सम 0, सम यहाँ भी 0 है। अब मैं स्टेप ओवर कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करना चीज़ों को आप। लूप में एंटर हो गए, सम की वैल्यू 0 है। अब देखो यहाँ सम आ गई 1, वहाँ भी वेरिएबल देखो वॉच में 1, ऊपर भी वेरिएबल चेंज हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट राउंड, आई इज़ नाउ 2, आई अपडेट हो गया, सम की वैल्यू 1। फिर एंटर हो गया, चेक करा कंडीशन ट्रू है, सम हो गया 3, आई इज़ नाउ 3। एक एक स्टेप आपकी मूव हो रही, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। अगर मुझे अपनी स्टेप को ऑब्जर्व करना हो, सम हो गया 6, आई कितना हो गया 4, फिर ट्रू, 6 + 4 10, आई इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 5। देखो चेंजेस, N5 I5 सम 10, कंडीशन ट्रू, सम जैसे एग्जीक्यूट हो गया 10 + 5 15, 15 के बाद अभी I6 हो गया। अब 6 <= 5, फॉल्स, फॉल्स मतलब जैसे आ गए तो लूप के बाहर आ गया। अभी ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं, कंट्रोल यहाँ आया है। जैसे मैंने स्टेप ओवर किया, ये आ गया सम इज 15, और ये क्लोज, ये पूरा प्रोग्राम हमारा फिनिश हो गया। अब ये जो बैकग्राउंड थ्रेड सारी एग्जीक्यूट हो रही थी वो आ गई 1 बाय 1, दिख रही है सारी। ये सारी थ्रेड किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने में बैकग्राउंड में यूज़ होती है। हालांकि ये अभी अपना पार्ट नहीं, जब एडवांस जावा पढ़ेंगे हम तो हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे पूरा कहीं पर भी। तो ये पूरा प्रोसेस आपने समझा कि एक छोटे से प्रोग्राम में जब मैंने n = 5 लिया
और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा, तो कैसे हम लोग डीबगिंग का एडवांटेज ले सकते हैं। अगर मेरे आंसर में 15 के अलावा कुछ और आ रहा होता तो मैं अपनी एक एक स्टेप को ऑब्जर्व कर सकता हूँ जाके कि वो कब कितनी वैल्यू अपडेट कर रहा है, कौन से पॉइंट पर जाकर कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको आ रहा है। तो अलग अलग ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो आप, अलग अलग ब्रेक पॉइंट के बेसिस पर वॉच लगा लो। आप चाहते हो 3 अलग अलग वेरिएबल को वॉच करना है और काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं आपके पास जिनको आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, उस पर वॉच लगा लो। बाकी को आप रूटीन प्रोसेस कर सकते हो पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो ये अप्रोच है। अभी मैंने सिर्फ स्टेप ओवर की बात की है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग कर पाओ अपने कोड की। तो ये टूल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम VS कोड के साथ कोडिंग कर रहे हैं, जावा की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस डेवलप करो। जब लॉजिक में इशू आए, क्योंकि अब लूप शुरू हो गया हमारा, लूप में आपको क्लैरिटी बनाना पड़ेगी कि ऑट की सीरीज़ जनरेट करना है, फ्यूचर में इवन जनरेट करना है, सम करना है। क्लियर? जहाँ पर डाउट आता है आप पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करो। क्लियर केस? इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कोडिंग में। अगर इफेल्स में देखते तो हम बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, इसलिए मैंने आज, चूँकि अब लूप हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को आज यहाँ पर हमने डिस्कशन में लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा कि डिबगिंग की प्रोसेस का फ़ायदा क्या है। अगर मुझे जावा कोड को VS कोड में डिबग करना है तो सिंपली ब्रेक पॉइंट लगा दो आप, कहाँ से आप प्रोसेस, जैसे मान लिया 50 लाइन का कोड है, 30-35 लाइन तक आपको कोई डाउट नहीं, 35 के बाद आपने ब्रेक पॉइंट लगा दिए तो उन पॉइंट्स पे वो फोकस कर लेगा। डायरेक्ट कंट्रोल वहाँ आ जाएगा एग्जीक्यूशन में, उसके बाद की चेकिंग कर लेगा पूरी। तो जिस सेट ऑफ कंपोनेंट्स को आप ट्रेस करना चाहते हो उतना होगा। अभी हमारी मेन अकेली है, मेन किसी मेथड को अगर कॉल करेगी तो हम स्टेप इनटू और स्टेप आउट ये दोनों का यूज़ करेंगे मेथड में एंटर होने के लिए, मेथड से बाहर आने के लिए। तो ये जब चूँकि हम इंटर मेथड कम्युनिकेशन देखेंगे, जावा के साथ में बात करेंगे, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।